तो हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। तो जैसा कि आपको ओंकार सर ने बताया होगा कि रियल एनालिसिस बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को जैम का सिलेबस डेफिनेटली पता होगा, ठीक है, जैम का सिलेबस पता होगा। तो जैम के सिलेबस में बेसिकली रियल एनालिसिस जो पार्ट होता है वो सिर्फ रियल एनालिसिस नहीं होता है। रियल एनालिसिस जो पार्ट होता है जैम के सिलेबस में बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, बट हम लोग रियल एनालिसिस को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि ये सब सेम टाइप के टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर देखोगे आप सिलेबस तो आपको दिखेगा कि एक होता है सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक आपके सिलेबस में, जैम के सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है और होना भी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नहीं भी तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा सीक्वेंस एंड सीरीज से। दो छोटे टॉपिक से आपको लगभग 15 to 20% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर अच्छी तरह से आप इसे समझ सकते हो। और बड़े ही सिंपल से टॉपिक्स होते हैं, बड़े ही अच्छे से टॉपिक्स होते हैं। मतलब अगर आप रियल पढ़ रहे हो और सीक्वेंस और सीरीज नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। दो ही चीज़ें तो हैं, फंक्शन और सीक्वेंस, यही दो बेसिक हैं रियल एनालिसिस के। तो इसीलिए सीक्वेंस और सीरीज तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से मेंशन्ड है। एक और है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, हम लोग कहते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी से तो हम लोग कहते हैं, लेकिन पेपर में, सिलेबस में यही चीज़ रियल एनालिसिस के नाम से मेंशन्ड है। रियल एनालिसिस के नाम से यही चीज़ मेंशन्ड है। उसके बाद आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, जिसमें फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप बेसिकली 11th-12th के टाइम पे पढ़ते हो, बड़े ही डिटेल में पढ़ते हो। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन कर रखी होगी तब तो आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ा होगा। 11th-12th का तो आपको कि फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ये है ना। और उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये अकेला बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एक सिंगल टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जिसमें 2 या 3 वेरिएबल्स के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उनके जैकोबियंस, उनके मैक्सिमा मिनिमा, इन सब की बात होती है। और एक सिंगल टॉपिक है जिससे 8 से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 एक नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो, एक छोटे टॉपिक से 8 नंबर का, ठीक है, इससे 15 से 20 नंबर का, इससे भी कोई 5, 6, 8 नंबर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और ये बड़ा है पोर्शन, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं, जैसे कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, तो ये सारे पार्ट्स उसमें होते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम्स होते हैं, रॉल्स थ्योरम होते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सारे कुछ इसी एक पार्ट में आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग जिस रियल एनालिसिस को पढ़ेंगे ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में इस तरह से बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड है इस तरीके से। आप लोग समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ रियल पढ़ लिया तब भी आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 42 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। बट अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है 42 मार्क्स से अच्छी रैंक तो नहीं आएगी आपको, लेकिन सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो तो आईआईटी भी जा सकते हो। हाँ, थोड़ी जनरल में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप आईआईटी 42 मार्क्स से जा सकते हो, ठीक है। तो ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है। हम लोग जब अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों ने इस तरह से इसे प्लान कर रखा है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि अरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। होता है ना कभी कभी कि आप बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ रहे हो तो लगता है अरे ये तो ऐसे ही सब कुछ पहले से पता है, तो कुछ हो ही नहीं रहा।
या अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही थेरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वो वाली बात नहीं आ रही, इसमें मज़ा आ रहा हो। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपना शेड्यूल तैयार किया है, ताकि आप ना तो 4 घंटे रियल पढ़ो और ना ही 4 घंटे आप इंटीग्रल पढ़ो। 2-2 घंटे आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज हम लोगों ने सोचा था कि भाई 2 घंटे मान लो हम लोग अगर रियल स्टार्ट कर लें, साथ में 2 घंटे लीनियर स्टार्ट कर लें, लेकिन फिर लगा कि दोनों ही प्योर के टॉपिक हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, एक टाइम पे आपका रियल एनालिसिस स्टार्ट हुआ है, तो इसके साथ साथ आपका इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा। लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा तो इस साइड आपका वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा। वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा। इस साइड आपका जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट होगा, ग्रुप थ्योरी है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना। सो ग्रुप थ्योरी जब आपका इधर स्टार्ट होगा तो इस साइड में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। इस साइड में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे ब्रेक किया है ताकि 3 टॉपिक प्योर के रहें और 3 टॉपिक अप्लाइड के रहें, और एक एक टॉपिक हम लोग उठाकर इनको पढ़ाते रहें। ठीक है, ये इसलिए किया गया है इंटीग्रल कैलकुलस पहले स्टार्ट, क्योंकि चाहे वेक्टर कैलकुलस हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों में आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे पहले तो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग इन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा हो या ग्रुप थ्योरी हो, ये दोनों बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, इनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। और रियल एनालिसिस तो खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है और जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे हम लोग पढ़ने में डिले कर ही नहीं सकते। ये जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता रहेगा इनको रिवाइज करने का, और इतना ही ये पेपर स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, बाकी ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है, ये भी बड़ा ही मतलब अच्छा टॉपिक है। इसमें तो अगर इसको तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा लग जाए तो इसके आगे तो फिर आपको कुछ सूझेगा ही नहीं, और अगर अच्छा ना लगे, मतलब होता है ना कि इंटरेस्ट ना जगे, तो फिर इससे मुश्किल टॉपिक भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि बच्चे को अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अपनी तरफ से तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अच्छा लगे बच्चों को, बट अलग अलग एप्टीट्यूड होते हैं। कुछ बच्चों का अप्लाइड अच्छा होता है, कुछ बच्चों का प्योर अच्छा होता है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चे का प्योर ही अच्छा हो। ठीक है, बट 2 बातें हैं इसमें, पेपर में भी इस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ये भी है कि भाई अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अगर शुरू में लगा देंगे और 10-12 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा तो फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सही नहीं रहेगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सही नहीं रहेगा कि जिस टॉपिक का वेटेज कम है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। बट हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैं तो चाहूँगा कि इसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ, लेकिन दिक्कत यह है कि पेपर में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो इसी कारण से हम लोग इसे लास्ट में रखते हैं, ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो पहले आप अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह पढ़ लो। उसके बाद अच्छी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट कम हैं, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कम है, अदरवाइज़ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ेंगे। और ये जो 3 पार्ट आप देख रहे हो, ये जो आप 3 पार्ट देख रहे हो, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिसमें थियरी, मिनिमल थियरी की ज़रूरत होती है, और ठीक है, बस आपके प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपके बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, वेक्टर कैलकुलस में आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये सब फाइंड करना, ये सब
इन सब में थेरीज बहुत कम है। लेकिन भाई अगर ये भी 10-12 नंबर का है, ये भी 10-12 नंबर का है, ये भी 10-12 नंबर का है, तो मान लो कि 30 नंबर के भी आते हैं मिनिमम, तो 30 और 40 70 नंबर तो इन्हीं से हो जाते हैं। 30 एंड 40 70 मार्क्स तो यहीं से आ गए। 70 मार्क्स में तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, टॉप 100 रैंक आ जाएगी। और टॉप 100 इस बार आई, मतलब इस बार मार्क्स बहुत आए, पेपर बहुत आसान था इस बार का, ठीक है, बहुत इजी पेपर था। मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद मतलब जब IIT जैम का पेपर स्टार्ट हुआ था 2004 में, तब मैंने IIT जैम का पेपर दिया था, ठीक है। तब से लेकर अभी तक में इससे आसान पेपर मुझे नहीं दिखा। मतलब ये इस बार का पेपर इतना आसान पेपर लगा मुझे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब इस वाले पेपर में, ठीक है, जब 70 मार्क्स पे अंडर 100 रैंक आ रहा हो, तो फिर जब और थोड़ा सा भी अगर डिफ़िकल्ट या लेवल का नॉर्मल टाइप का पेपर आएगा, तो 70 में तो आप बहुत अच्छे टॉप 20 रैंक लेकर आ सकते हो, सिर्फ इन दोनों को पढ़ने के बाद। रियल एनालिसिस और अप्लाइड पार्ट में इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आपको पढ़ना है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आपने ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े, तो आगे जाकर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप PhD करना चाहते हो, या तो GRE देकर इंडिया से बाहर जाओ, या फिर यहीं पर TIFR, IISc, ISI या फिर IJRS या IMSc, CMI, कहीं से भी आप अगर PhD करना चाहते हो इंडिया के जो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट तो होगी। आगे जाने के बाद कोई आपसे वेक्टर कैलकुलस नहीं पूछेगा, आगे जाने के बाद कोई आपसे इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पूछेगा, आगे जाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो लोग पूछते हैं, बट ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे ही आप IIT के अंदर एंटर करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा तो कुछ पढ़ के आई नहीं है हम लोगों ने बस क्वेश्चन किया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसे सॉल्व करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसे सॉल्व करो। वहाँ पे तो सिर्फ थ्योरम है, प्रूफ करो, मतलब पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही हिल जाएगा। ये तो बड़ा आसान टॉपिक हुआ करता था। तो अभी जो आप पढ़ोगे यहाँ पे ये वाले पार्ट जैम तक ही रह जाएंगे। वैसे थोड़े बहुत यूज तो हर जगह आते हैं, लेकिन बहुत ही मेजर यूज नहीं आएगा इनका, बट जैम में इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े आसान टॉपिक हैं जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें आप प्रैक्टिस से फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करो तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये जो अपना फर्स्ट रैंकर है इस बार का तरुण, उसने जो गलती की है वो एक क्वेश्चन में उसने गलती की, और वो भी सेक्शन A के 1 से लेकर 10 वाले में 1 नंबर के क्वेश्चन में उससे गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गया, और वो ये था कि उसने शायद 20 की जगह 10 देख लिया, और वो शायद डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन था, या कुछ वही 2 से डिवाइड करना था, नहीं किया, या मल्टीप्लाई करना था, नहीं किया, और वो भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन का ही पार्ट था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग सभी बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन उससे ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो सिली मिस्टेक है, और इस कारण से आप देख सकते हो कि वो फुल मार्क्स लाने से रह गया। तो वही बात है कि अगर आप इनमें अपनी प्रैक्टिस और अपना कमांड कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओगे जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो प्योर वाले टॉपिक हैं ही, ये आगे तक आपके काम आते रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि आप इन सभी टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक को मतलब नेगलेक्ट मत करो, बट हाँ जाहिर सी बात है कि जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। तो हम लोग खुद ही इस तरह से आपको पढ़ाएंगे, इस तरह से आपके साथ चलेंगे कि आपको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत ना हो कि भाई किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर कम ध्यान देना है। देखो जो ड्यूअल डिग्री होती है ना, उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एमएससी की ड्यूअल डिग्री, एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री और ज्वाइंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो ड्यूअल डिग्री में है कि भाई आपको दोनों डिग्री मिलेंगी, आपको एमएससी की भी डिग्री मिलेगी और उसकी डिग्री भी मिलेगी। आप चाहो तो एमएससी करने के बाद
आप चाहो तो एमएससी करने के बाद ड्रॉप कर सकते हो, आपको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। आप चाहोगे तो आपको पीएचडी की भी डिग्री मिलेगी, ठीक है, अगर पीएचडी करते हो तो। जबकि ज्वाइंट में होता है कि ज्वाइंट जैसे कि आईआईटी खड़गपुर है या फिर कुछ आईआईटी हैं जो ज्वाइंट पीएचडी करवाती हैं। ज्वाइंट पीएचडी का मतलब ये नहीं है कि जिसने भी ज्वाइंट पीएचडी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो एमएससी के साथ साथ पीएचडी करेगा ही। देखो दो चीज़ें हैं, मान लो कि आप मतलब क्लास में एमएससी की क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट हैं दोनों तरफ, तो ड्यूअल में क्या होगा कि ये 30 स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकते हैं, ये 30 स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकते हैं। जबकि ज्वाइंट में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी रैंक और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग उन 30 में से जो टॉप 10 होंगे या टॉप 5 होंगे उनको ही पीएचडी करने का ऑफ़र दिया जाएगा। वो सबको ऑफ़र नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आईआईटी खड़गपुर में ज्वाइंट पीएचडी है, ऐसा नहीं कि आपने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया तो और आप चाहते हो कि भाई चलो एक बार आईआईटी खड़गपुर चले जाएं, यहाँ पर ज्वाइंट पीएचडी है ही तो दोनों साथ साथ करके निकल जाएंगे, टेंशन ख़त्म। ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने मान लो आपने एमएससी की और एमएससी में आपका सीजीपीआई 6.5 का हो तो वो कहेंगे मुझे तो 8 के नीचे चाहिए ही नहीं। अगर आपका सीजीपीआई 8 के नीचे है तो आपको पीएचडी की डिग्री ऑफ़र ही नहीं करेंगे। तो ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि जितने बच्चे एमएससी में हैं सबको पीएचडी की डिग्री ऑफ़र कर नहीं की जाती, उनको सबको इनवाइट नहीं किया जाता पीएचडी करने के लिए। जबकि ड्यूअल में किया जाता है, आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। ये डिफरेंस है ड्यूअल पीएचडी और ज्वाइंट पीएचडी में। देखो एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में डिफरेंस है कि हाँ, अभी फिर से एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी है, उन्होंने वो ऑफ़र करती है एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे हो गया, वो ऑफ़र करता है एमएससी इन मैथमेटिक्स। देखो एमएससी मैथमेटिक्स में क्या होता है, कंप्यूटर का रोल कम होता है, ठीक है, कंप्यूटर वाले टॉपिक्स कम पढ़ाए जाते हैं। इनफैक्ट एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में C++ पढ़ाया जाता था, ठीक है, जब मैं पढ़ता था आईआईटी बॉम्बे में तब की बात है, C++ पढ़ाया जाता था। अब भी लगभग वही बात है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो C++ पढ़ाया जाता है आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, एक टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद कभी भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप अगर स्टैटिस्टिक्स के कोर्स लेते हो तो उस टाइम पर कुछ स्टैटिस्टिक्स के और मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जैसे कि मैटलब होता है, मैथमेटिका होता है, मैपल होता है, स्टैटिस्टिक्स में R होता है, SAS होता है, बहुत सारे मतलब मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का डायरेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। जबकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में दोनों चीज़ें साथ साथ ली जाती हैं। हो सकता है कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़े, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़े, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना पड़े, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना पड़े, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के टॉपिक भी पढ़ने पड़े। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, हायर स्टडीज़ में जाते हो, तो आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक होता है, एक ब्रांच होता है थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जो बहुत कुछ मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अगर आप ऐसे सोचते हो कि भाई एमएससी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ जाना हो, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपका थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है तो इसी बार आईआईटी जोधपुर ने कंप्यूटेशनल साइंस एंड डेटा साइंस नाम का एक नया कोर्स एमएससी एंड एमटेक, ठीक है, 4 साल या 3 साल का कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये कोर्स तो पूरी तरह से ही जॉब
मतलब ओरिएंटेड है, इसमें तो पढ़ाई जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाएगी। ठीक ऐसा ही कोर्स मेरे टाइम पे बिल्कुल 2004 के आसपास में आईआईटी बॉम्बे ने स्टार्ट किया था, ASI अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, जो आज की डेट में मतलब जैम के सभी कोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स माना जाता है। आप अगर मैथ में इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ा बहुत स्टैट्स जानते हो या थोड़ा बहुत स्टैट्स पढ़ सकते हो, तो आपको दोनों पेपर देने चाहिए, मैथमेटिक्स का भी पेपर देना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर देना चाहिए। हाँ, अगर आप बेसिकली जॉब चाहते हो, कैंपस सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, एमएससी के बाद जॉब करना चाहते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ASI का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, वहाँ पे आपको नहीं भी तो नॉर्मल कंपनी भी 15 से 20 लाख का ऑफ़र कर सकती है। ठीक है, ASI के लिए आईआईटी बॉम्बे का कोर्स है, आप देख सकते हो, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो उस टाइम पे जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ था तो आईआईटी कानपुर के पास भी MSc इन स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था, बट MSc इन स्टैटिस्टिक्स बहुत ही प्योर टाइप का था। ASI जब स्टार्ट हुआ तो वो बिल्कुल ही जॉब ओरिएंटेड था और इसी कारण से उसकी मांग बहुत बढ़ गई। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है वो जैम के सारे कोर्सेज में। उसी तरीके से ये आईआईटी जोधपुर ने स्टार्ट किया है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का कोर्स। ये भी इतना ही इम्पॉर्टेंट और आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, आज की डेट में अगर वर्ल्ड कहीं जा रहा है, पूरा अगर सिस्टम कहीं जा रहा है, बूम जिसकी तरफ जा रहा है, तो वो है डेटा साइंस। और ये जो कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही, अगर जॉब चाहते हो तो बहुत ही अच्छा कोर्स प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर जॉब चाहते हो तो अब आप इन फील्ड्स की तरफ जाओ। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, अगर आप कन्वेंशनल जॉब करना चाहते हो, ट्रेडिशनल जॉब करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप प्योर मैथ की तरफ जाओ, MSc इन मैथमेटिक्स लो और फिर आप अच्छे मतलब इंडिया के तो कम से कम बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा आईआईटी में। ठीक है, और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब बहुत ऊपर तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिलेगी। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा सर TIFR से MSc होती है। TIFR से MSc होती है, बट वो MSc नहीं होती, वो इंटीग्रेटेड PhD होती है। इंटीग्रेटेड PhD में आप MSc में छोड़ नहीं सकते। इंटीग्रेटेड PhD का मतलब होता है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो इसीलिए वहाँ पर इंटीग्रेटेड होता है, एक साथ ही आपको MSc प्लस PhD की डिग्री मिलेगी। बट अगर आपने PhD किए बिना छोड़ दिया तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। तो TIFR जो है वो सिर्फ MSc नहीं करवाता, वो MSc PhD को कंबाइन करके इंटीग्रेटेड PhD करवाता है। ठीक है, और TIFR भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंडिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। तो इसीलिए अगर आप TIFR सोच रहे हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बच्चे ने पूछा कि सर NIT में भी प्लेसमेंट होती है क्या? NIT में भी प्लेसमेंट, देखो प्लेसमेंट तो कहाँ नहीं होती है, प्लेसमेंट हर जगह होती है, बट ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि जिसमें मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर आप NIT यहाँ चले गए तो आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं, आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, चाहे वो IIT हो, चाहे वो NIT हो, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो जो कंपनीज होती हैं वो उस इंस्टीट्यूट में आती हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट उन्हें इनवाइट करता है, इंस्टीट्यूट का हर इंस्टीट्यूट का अपना प्लेसमेंट सेल होता है, वो उन्हें इनवाइट करता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कोर फील्ड की होती हैं, जिसमें होता है कि भाई मुझे यही वाला कोर्स, यही कोर्स वाले बच्चे चाहिए, और कुछ कंपनीज होती हैं जो ओपन टू ऑल होती हैं। तो मान लो आप NIT जाते हो, ठीक है, फिर वहाँ पे कंपनी जाती हैं, ऐसी कंपनीज जो ओपन टू ऑल हो, खास करके सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो ओपन टू ऑल होती हैं क्योंकि उन्हें बस अच्छा ब्रेन चाहिए, बाकी वो उनको तैयार कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग वो खुद दे देते हैं, और उन्हें बस चाहिए कि भाई ऐसा ब्रेन हो जो बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर सके। और एनालिसिस के क्षेत्र में अगर आप देखो कि एनालिसिस के फील्ड में मैथमेटिशियंस जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं।
तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस में भी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हायर लेवल पे मैथमेटिशियंस को बहुत हायर किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप एनआईटी में प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो उन्हीं कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो पाएगा जो ओपन टू ऑल होती हैं। कोर फील्ड वाली कंपनीज बहुत कम आती हैं एनआईटीज़ में प्लेसमेंट के लिए, मैथमेटिक्स में खास करके। ठीक है, अगर कोई मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे आकाश या एलएन जैसा कोई इंस्टीट्यूट आईआईटी में जाए प्लेसमेंट के लिए तो मैं उसे कोई बहुत बड़ा प्लेसमेंट नहीं मानता। या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाए, वो तो जाती रहती है हमेशा, एनआईटी में भी जाती हैं, आईआईटी में भी जाती हैं, कि जैसे आकाश चला जाए कि भाई 11-12 के लिए टीचर उठा ले वहाँ से, या फिर मैंने सुना था जैसे एक एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, या अमिटी यूनिवर्सिटी है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं प्लेसमेंट के लिए वहाँ से टीचर लेने के लिए। बट इन प्लेसमेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोर प्लेसमेंट नहीं मानता, क्योंकि इससे बेटर है कि अगर वहाँ से जाकर प्लेस्ड हो, उससे बेटर है कि आप पीएचडी करो और बहुत अच्छी जगह पर आईआईटीज एनआईटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स में प्लेस्ड हो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर एलएन और आकाश में प्लेस्ड होने से। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने, अच्छा आप लोग मेल चेक नहीं करते हो क्या? मैंने आप लोगों को मेल किया था, उस मेल में एक अटैचमेंट था पीडीएफ का, जिसमें बताया गया था कि जूम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें IMID बनानी है, कैसे वो सब कुछ करना है। बट लगभग सारे बच्चों ने मतलब मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मतलब मेल किसी ने चेक नहीं किया शायद, तो मेल वेल भी चेक कर लिया करो कभी। ठीक है, और अब मेल में मैंने लिखा था कि भाई आज रियल एनालिसिस की क्लास होगी और इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ओंकार सर बताएंगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में और मैं क्लास लूँगा। बट लगता है वो उल्टा रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें बतानी हैं। NBHM क्या है और NBHM से क्या होता है? NBHM एक बॉडी है, उसे हम लोग कहते हैं नेशनल बॉडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेट करने की बॉडी है उसे कहा जाता है NBHM, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मैंने क्या कहा? अरे वही बात है, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो नेशनल बॉडी है एक। अच्छा, इसमें क्या है कि हम लोगों के लिए क्या है, वो MSc और PhD 2 लेवल पर वो टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और PhD करने के लिए, ठीक है, और MSc करने के लिए वहाँ से हमें स्कॉलरशिप मिलती है। बात सिर्फ स्कॉलरशिप की नहीं, स्कॉलरशिप तो 5,000, 8,000, 10,000 की होती है, बट NBHM क्वालिफाई करना आपके रिज्यूम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने NBHM का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मतलब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। और सच्चाई बताई जाए तो NBHM का जो रिटन है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। आप थोड़ा सा पढ़ के उन्हें क्लियर कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता। बट बात आती है NBHM के इंटरव्यू की, वहाँ सिर्फ रिटन नहीं होता, साथ ही साथ इंटरव्यू भी होता है। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपको इन 3 टॉपिक की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस इन्हीं तीनों में से किसी एक टॉपिक से पूछे जाएं। तभी तो मैं कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें तो जैम तक ही हैं, उसके आगे तो इन्हें काम आना है। तो ये प्योर वाले टॉपिक्स हैं, और चाहे वो TIFR का इंटरव्यू हो, चाहे वो IISc का इंटरव्यू हो, जो जैम के बाद आप अच्छी रैंक लेकर आते हो तो IISc के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैम के स्कोर से ही IISc में भी एडमिशन होता है इंटीग्रेटेड PhD में, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ TIFR, ISI, जितने जहाँ कहीं भी इंटरव्यू की बात आती है आपसे इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो NBHM का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, और फिर आप उस अच्छा, एक बच्चे ने कहा लेट्स स्टार्ट, ये बड़ी अच्छी बात कही, मैं भी यही चाहता हूँ। बट फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कॉलेज प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या है?
देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, बाकी एलिजिबिलिटी तो कहने के लिए कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए और पीएचडी होनी चाहिए, जो भी है ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एलिजिबिलिटी है कॉलेज प्रोफेसर होने के लिए कि भाई आपकी जान पहचान अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी कॉलेज में तो खास करके ऐसा ही होता है। बट हाँ, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे जाते हो, जैसे कि आप एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में प्रोफेसर बनना चाहते हो, जो बनना मुश्किल नहीं है, मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड हैं जो हैं आईआईटीज़ में प्रोफेसर्स, बहुत सारे का मतलब 4-5, ठीक है, जो हैं आईआईटीज़ में प्रोफेसर्स, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं बट आगे बन जाएंगे प्रोफेसर। उसके लिए बड़ा ही फिक्स पैटर्न है, आपको एमएससी करनी है आईआईटी से, आईआईटी से एमएससी करने के बाद आप उससे या तो इंडिया से बाहर जाकर पीएचडी करो, चाहे कॉर्नेल, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जीआरई देना पड़ता है आपको, फुल स्कॉलरशिप मिलती है, घर से एक पैसा नहीं लगता, इतनी स्कॉलरशिप मिल जाती है कि आप वहाँ पे आराम से रह भी सकते हो और घर पे भी आप आराम से पैसे भेज सकते हो घर वालों के लिए, मतलब इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो अच्छी जगह से जाकर आप पीएचडी करो, या इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया में आप टीआईएफआर या आईआईएससी इन जगहों से पीएचडी करो, ठीक है। उसके बाद पीएचडी करने के बाद आपको 1.5 ईयर का पोस्ट डॉक करना होता है, वो भी आप इन्हीं जगहों से कहीं से पोस्ट डॉक कर सकते हो। वो पोस्ट डॉक में आपको, वो जो पोस्ट डॉक है, ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है, और पीएचडी और पोस्ट डॉक करते समय आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ठीक है, तो आपको मतलब खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे, ठीक है। और पोस्ट डॉक करते ही आप आईआईटीज़, एनआईटीज़, टीआईएफआर, आईएसआई ऐसे जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने सारे काम ठीक ठाक किए होंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। तो वो एक मोटिवेशन है, वो एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो अगर आप रिसर्च या टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हो। बाकी कॉलेज प्रोफेसर तो फिर बहुत ही एक तरह की कहो कि भीड़ है, ठीक है। और कॉलेज प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो तो आप अच्छी जगह मतलब बनो, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छी जगह बनो, अदरवाइज़ फिर आपको लगेगा कि आपने जितना कुछ अचीव किया है, जितनी पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दे नहीं पा रहे हो। तो खैर, पहले सबसे पहला काम तो है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पहले तो आईआईटी जाना है, और आईआईटी जाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे काम हम लोग टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे उन चीज़ों के बारे में। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें करना क्या है, पढ़ाई, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों को देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँगा तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने कल ही ना अपने बाल खुद से काट लिए हैं। आजकल कोरोना चल रहा है तो आपको पता ही है, तो अपने बाल खुद से काट लिए हैं, तो कहीं कहीं ज़्यादा कट गए हैं, कहीं कम कटे हैं, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँगा, है ना। तो खैर उस पर ध्यान मत देना, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। क्या तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस का टॉपिक। रियल एनालिसिस के इस टॉपिक को हम लोग इस तरीके से स्टडी करेंगे कि यूनिट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे हम लोग। जो फर्स्ट यूनिट होगा आपका वो होगा रियल नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट होगा रियल नंबर सिस्टम, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। रियल नंबर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, लिमिट्स, लिमिट्स के बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद
सीरीज के बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद 7th यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक भी देखेंगे, क्योंकि जैम में तो नहीं लेकिन बहुत जगहों पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देखो तो ड्यू में भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यूनिट 9 में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये जैम में रियल के वो रियल जो हम लोगों ने कंबाइन करके बनाया है उसके सारे टॉपिक्स को कवर करता है। जैम में रियल के उन सारे कंबाइन टॉपिक्स को कवर करता है ये सब मिलकर। ठीक है, बट ये सिर्फ जैम पर ही ज़्यादा फोकस्ड है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जैम में तो नहीं पूछे जाते हैं बट बाकी जगहों पर पूछे जाते हैं, जिनमें से एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टॉपिक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है, कहीं कहीं पर रिमान इंटीग्रेशन का टॉपिक भी पूछा जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि भाई बहुत सारे बच्चे होंगे जो जैम पर ही फोकस करना चाहते होंगे कि मैं जैम क्लियर करना है, IIT जाना है, बट कुछ बच्चे चाहते होंगे कि नहीं मुझे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ भी ध्यान देना है, जैसे ISI या IISc, TIFR, इन जगहों पे भी जा सकते हैं। तो जो बच्चे वो उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, CMI हो गया, NVHM हो गया, इनके लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग उन बच्चों के लिए अलग से उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक सबको पढ़ाऊं, अगर आप लोग सब लोग चाहते हो तो सबको पढ़ा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई हमें जैम करना है, अब जैम करना है तो जैम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लियर हो जाए, अच्छे रैंक के साथ क्लियर हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं इनके साथ साथ हम लोग आगे भी फर्दर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका फोकस क्लियर है, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे बस रिसर्च करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोग आगे वाले टॉपिक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम लोग पढ़ाएंगे, बट उन बच्चों को अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग से हम लोग उनको पढ़ाएंगे ये टॉपिक्स। और नॉर्मली जैम के सभी बच्चों को, ये जैम का पूरा सिलेबस है, तो जैम का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर सिस्टम से। मिटा दूँ इन्हें, आप लोग लिख लो, बाकी यूनिट वाइज इसी फॉर्म में आपको आपकी स्टडी होगी, आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, और सारा कुछ होगा। अच्छा, रही बात, आपको एक बात और मैं बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि जो आपका पैटर्न होगा, स्टडी का जो पैटर्न होगा वो आपको समझा देता हूं। जैसे ही कोई यूनिट स्टार्ट होगा, जैसे ही कोई यूनिट स्टार्ट होगा तो उस यूनिट के असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, उस यूनिट के असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? IIM जयपुर वाले ऐप पे मिल जाएंगे। IIM जयपुर वाला ऐप आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा शायद, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो डाउनलोड कर लेना।
ठीक है। अगर आपको ना मिल पाए तो मुझे कॉल कर लेना, जो 999928363694 नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो असाइनमेंट आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, मतलब जैसे ही आपका यूनिट स्टार्ट होगा, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है। जब तक वो यूनिट चलता रहेगा तब तक आपके पास टाइम रहेगा उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने का। ठीक है। उस असाइनमेंट के आंसर्स ABCD आपको उसी में मिल जाएंगे, सॉल्यूशन उस टाइम पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी डाउट क्लास होगी। जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी डाउट क्लास होगी। उस डाउट क्लास में उस असाइनमेंट के जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई होगी, आप पूछ सकते हो। ठीक है। उस डाउट क्लास में जब जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप पूछ सकते हो। जब डाउट्स क्लास हो जाएंगे तब इस यूनिट का टेस्ट ऐप पर ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन ऐप पर ही अपलोड किया जाएगा और तब आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, उस यूनिट को पढ़ चुके हो, उसके असाइनमेंट कर चुके हो, आपने अपने डाउट्स वाले क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो, तो अब आप ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। ये टेस्ट दोगे और फिर हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप से सारे यूनिट चलते जाएंगे। ठीक है। यूनिट स्टार्ट होते ही आपको उस यूनिट का असाइनमेंट शीट मिलेगा। पूरे जब तक यूनिट चलता रहेगा तब तक आपके पास टाइम होगा। ठीक है। हम लोग भी उस असाइनमेंट शीट से क्वेश्चन नंबर रेफ़र कर सकते हैं कि भाई ये नंबर क्वेश्चन उठा लो, इस नंबर क्वेश्चन में देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ भी पेपर में आएगा, पेपर में आ चुका होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरह से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब असाइनमेंट आप कर लोगे तो हम लोग डाउट सेशन लेंगे और डाउट्स लेकर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और फिर आपके लिए उस यूनिट का टेस्ट अपलोड करेंगे। जब पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे पूरा रियल कंप्लीट हो गया या रियल का एक मेजर सीक्वेंस सीरीज तक भी कंप्लीट हो गया, ये भी आप कह सकते हो एक बड़ा मॉड्यूल है, तो हम लोग एक मॉड्यूल टेस्ट, ताकि आप पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज कर सको, तो हम लोग उस तरह से मॉड्यूल टेस्ट भी साथ साथ लेते अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप नई यूनिट को पढ़ते समय पुराने यूनिट्स को भूल ना जाओ। समझ गए? तो आपको बस ये सब कुछ रिवाइज करना है। और हाँ, तो बच्चों iOS पर ये ऐप है, बट IIM जयपुर के नाम से डायरेक्ट नहीं है। अगर आपके पास iOS का सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको सबसे पहले ऐप स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूट सर्च करना होगा। माई इंस्टीट्यूट सर्च करना होगा। माई इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा आपसे। ऑर्गेनाइजेशन कोड जब आपसे पूछा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कोड में आपको डालना है, अगर मुझे याद आ रहा हो तो FMHCJ। बाकी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, भगवान की कृपा से मेरे पास भी iOS ही है तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। तो क्या है? FMHCJ। तो आपको ये डालना है FMHCJ, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा स्टूडेंट और पेरेंट। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट ही डालोगे और फिर आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। समझ गए? फिर आप वहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो iOS पे अगर इंस्टॉल करना हो तो। ठीक है। बाकी अगर बच्चों की क्वेरी है कि सर क्लास कहाँ होगी, डाउट्स ये सब कहाँ होंगे, तो देखो जो कुछ भी लाइव होना है, चाहे वो क्लास हो, चाहे डाउट्स हो, मतलब असाइनमेंट डिस्कस करना हो, वो सब कुछ हम लोग जूम पे करेंगे। ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे, चाहे असाइनमेंट शीट होगी, चाहे असाइनमेंट शीट के सॉल्यूशंस होंगे, चाहे ऑनलाइन टेस्ट होगा, उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग ऐप यूज करेंगे। सिर्फ लाइव क्लास आपसे इंटरेक्शन के लिए हम लोग जूम यूज करेंगे और बाकी सारी चीज़ों के लिए ऐप यूज करेंगे।
ठीक है, आई एम जयपुर वाला ऐप यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई, मान लो आप असाइनमेंट कर रहे हो, आप क्लास में नहीं पूछ पाए, आपके लिए कोई मान लो डाउट्स हैं आपको, तो आप 4, 5, 10 क्वेश्चन इकट्ठे कर लो और आप हमसे टाइम ले लो। फिर हम लोग पर्सनली हम लोग आपको टाइम देंगे और उस टाइम पर आप जूम पे आकर, या क्योंकि वो पर्सनली आ रहे हो तो जूम पे आके, स्काइप पे आके, कहीं पर भी आकर, गूगल मीट पर आकर, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आकर, वेबएक्स पे आकर, सिस्को वेबएक्स पे आके, कहीं पर भी आकर, ठीक है, हम लोग से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। हम लोग बोर्ड पर उन क्वेश्चंस को इस तरीके से बता देंगे। बात समझ में आई? तो आप पर्सनल डाउट्स भी अपने क्लियर करवा सकते हो। जो क्लास के डाउट्स होंगे, असाइनमेंट के डाउट्स होंगे, वो तो एक साथ ही क्लियर होंगे। समझ रहे हो आप लोग? बाकी कामों के लिए आपके पास ऐप है, और मीटिंग के लिए, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो डाउट क्लास हो, इन सब के लिए आपके पास जूम होना चाहिए। ठीक है, और तो सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम बेसिकली ये जो सिस्टम है, ये एक सेट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा से सेट्स का सिस्टम है। तो इस सिस्टम की बात करने से पहले हम लोग सेट से स्टार्ट करते हैं, और फिर सेट, उनके बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, ठीक है, उनके काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई सेट किसे कहते हैं? तो सेट आप लोग सब लोग जानते हो सेट किसे कहते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन नॉर्मल कलेक्शन है कि कोई भी इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, बट सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका अपना एक ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए, एक ऐसा कहो कि क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आप बता सको कि कोई भी एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है या ये एलिमेंट सेट का एलिमेंट नहीं है। कोई भी वेगनेस नहीं होना चाहिए, कोई अस्पष्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग कोई सेट बना सकते हैं कि सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन क्लास। भाई तो गुड का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई गुड स्टूडेंट हो सकता है आपके लिए 80% मार्क्स भी गुड नहीं होते हो, मेरे लिए 40% मार्क्स भी गुड हैं, तो गुड का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, तो इसी कारण से वैसे अगर कोई सेट बना रहे हो तो वो कोई उस तरीके से अगर आप कोई कलेक्शन ले रहे हो तो वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाता है। सेट के लिए आपको फिक्स क्राइटेरिया देना है, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव एक्वायर्ड मोर देन 80%। अब अगर किसी के 80.01% भी हैं तब भी वो सेट का एलिमेंट है, और किसी के 80% भी है, क्योंकि मोर देन मैंने कहा है, किसी के 80% भी हैं तो वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक क्लियर डिवीजन है कि कौन सा एलिमेंट सेट का है, कौन सा एलिमेंट सेट का एलिमेंट नहीं है। सो बाय well defined we mean to say that an element we mean say that a criteria which clearly decides that an element belongs to
the set or not. That लिख लो, whether an element belongs to the set or not. मतलब आप क्लियरली बता सको कि कोई एलिमेंट सेट का एलिमेंट है या नहीं है. तो ये तो बात हुई, ये तो डेफिनेशन हुआ सेट का. सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो जनरली ये सब आप लोग जानते होंगे. there are two representations of a set. नॉर्मली सेट के दो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. एक तो आप जानते हो जिसे हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं. टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. एंड सेकेंड इज कॉल्ड set builder form. First form is called tabular form or roster form, whereas second form is called set builder form. दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं सेट को लिखने के. आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है, ये सब तो आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा. तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. आप लोग इन्हें लिख लो, क्योंकि लिखने की हैबिट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है. मतलब सुनना, देखना और लिखना, अगर इन तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो. और यहाँ पर ऑनलाइन में तो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि हम लोगों ने अभी सुना, देखा, लिखा, लेकिन कोई बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम लोग बीच में बोलते हैं, लिखते नहीं हैं. तो वो चीज़ें अगर आपको दोबारा सुनने को मिल जाएं, एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी, जितनी बार भी हम लोग कहें, तो उतनी बार अगर आपको सुनने को मिल जाएं तो फिर आप उनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो. और फिर तो मतलब सिलेक्शन और पास आ जाएगा. कहा जाता है कि अगर आप जो कुछ भी पढ़ो उसको घर जाकर रिवाइज करो. अब तो घर पे ही हो तो घर जाकर क्यों करोगे, उनको रिवाइज करो. एक दिन बाद रिवाइज करो, फिर एक वीक बाद रिवाइज करो, और फिर एक महीने बाद रिवाइज करो. फिर आप उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. तो इस हिसाब से अगर आपको 3 बार देखने को मिल जाए, एक बार एक दिन बाद, एक बार एक सप्ताह बाद, एक बार एक महीने बाद, तो फिर वो चीज़ें आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे. समझ गए? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं मिटा दूं इसे, लिख लिया होगा स्टूडेंट्स. सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी. ओके, हिंदी बोलूं तो मैं हिंदी तो बोलता हूं, इंग्लिश तो मैं बोलता ही नहीं हूं. देखो, हिंदी में कहा जाता है कि भिन्न वस्तुओं के सुनिश्चित समूह को समुच्चय कहा जाता है. ठीक है. ये देखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और उस कलेक्शन में आपने इस तरह से डिफाइन कर रखा है, इस तरह से परिभाषित कर रखा है कि यह अवयव इस समुच्चय का अवयव है या यह अवयव इस समुच्चय का अवयव नहीं है, अगर आपने इस तरह से क्लियरली डिसाइड कर रखा है, कोई एक रूल बना रखा है, कोई एक नियम बना रखा है, तो उसे हम लोग सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं. अगर कोई फिक्स रूल नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि भाई द सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, किसी क्लास के अच्छे विद्यार्थियों, अच्छे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो आप समझ सकते हो अच्छे का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. माँ बाप के लिए तो उनका हर बच्चा ही अच्छा होता है, बट बाकियों के लिए भी तो अच्छा होना ज़रूरी है. तो अब अच्छे से तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप परसेंटेज डिफाइन कर दो कि भाई इतने % से ऊपर वालों को चाहिए, तो फिर तो आप सेट डिफाइन कर सकते हो. समझ गए? हिंदी में सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म. देखो, हिंदी बहुत अच्छी बात है, हिंदी जाननी चाहिए. ठीक है. लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं
कि हम लोग जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी इंग्लिश वर्ड में तो आप पूछ लिया करो इसकी हिंदी, बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है अपने आप को। अगर आप जैम के लिए सोच रहे हो, जैम की तैयारी करना चाह रहे हो, आगे फर्दर पढ़ना चाह रहे हो, जीवन में अच्छा करना चाह रहे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जैम क्लियर जब करोगे तो उसके लिए आपको हिंदी से इंग्लिश मीडियम में तो धीरे धीरे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में कन्वर्ट हो जाओगे, बट 1 वीक, 10 दिन, महीना, इतने में आप कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके लिए बस कुछ नहीं है, क्योंकि देखो आपका जैम का पेपर भी इंग्लिश में होता है, और दूसरी बात यह है कि जब आप IIT जाओगे तो वहाँ पर प्रोफेसर्स भी होंगे, आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो जहाँ पे आपको जिस जगह आप जाना चाह रहे हो वहाँ पे जब सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही हैं तो धीरे धीरे अपने आप को भी इंग्लिश की तरफ ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखो बस इंग्लिश में। हाँ, जिन वर्ड्स का इंग्लिश ना पता हो उनको आप पूछ लो, बेहिचक पूछ लो, हम लोग बता देंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने जिसे आपने ना हिंदी में सुना हो ना इंग्लिश में सुना हो, तो इसलिए बेटर है कि उसको इंग्लिश में ही सुनो। आप स्टेशन बोलते हो, हॉस्पिटल बोलते हो, ये सारे वर्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में इतना कॉमनली यूज करते हैं कि वो लगता ही नहीं कि इंग्लिश के वर्ड हैं। ठीक वैसे ही आप टेबुलर फॉर्म बोल दो, रोस्टर फॉर्म बोल दो, सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, तो भी वो नॉर्मली बात लगेगी कुछ समय के बाद। वैसे इसे हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध रूप, और इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप और सारणीबद्ध रूप बोलने से अच्छा है कि धीरे धीरे अपने आप को यही टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ ले जाओ। समझ गए? बाकी अगर किसी पे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो उसकी हिंदी पूछ लिया करो। ओके, मिटा दूं ना, रब कर दूं? यस बोल रहे हैं बच्चे? ओके, देखो टेबुलर फॉर्म में, इन टेबुलर फॉर्म distinct elements of set are comma separated. कॉमा सेपरेटेड। जैसे आपने कोई सेट बनाया S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या है, सेट के एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं और सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये सेट का कॉमा सेपरेटेड जो फॉर्म है इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट की एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करो, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो सेट के अंदर हो, और जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे वो सेट के बाहर हो। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, उस प्रॉपर्टी से जब हम लोग सेट डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसी एस को दिखाना है तो इसमें आपको ऐसे लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स का ऐसा कलेक्शन जो कि जिसके सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े हों, वो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का सेट भी कहते हैं।
इस सेट को हम लोग सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पहले हम लोग इसे नेचुरल नंबर भी कहते थे, आजकल भी नेचुरल नंबर कहते हैं, पर धीरे धीरे आप देखोगे नेचुरल नंबर कहने का ट्रेंड थोड़ा कम होता जा रहा है। अब नेचुरल नंबर की जगह लोग सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ें धीरे धीरे मैथमेटिकल वर्ल्ड में ना धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाती हैं। पहले लोग नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड करके कहते थे कि भाई होल नंबर्स। अब वो होल नंबर्स तो कहीं सुनने को मिलता ही नहीं है, बहुत रेयरली कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा होल नंबर्स, हिंदी में जिसे पूर्ण संख्याएं कहते थे। ठीक है, तो वो अब देखने को नहीं मिलता होल नंबर्स। अब हम लोग बोलते हैं अगर नेचुरल नंबर बोलना हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और पुराना वाला होल नंबर्स बोलना हो तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, अब नेचुरल नंबर कोई ज़्यादा बोलते हैं और ना ही होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, नेचुरल नंबर तो फिर भी अभी चल रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक सेपरेटर होता है, दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट में एलिमेंट्स होते हैं, जो भी बड़ा सेट हो एक्स सच दैट, इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट, एक्स सच दैट यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस एक्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन है ना, x ग्रेटर देन 0, x लाइज बिटवीन -2 and 5, x इज अ डिवाइजर ऑफ 10, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप का फॉर्मेट कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने s इज इक्वल टू लिखा 1 2 5 and 10, 1 2 5 and 10, तो इसे अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू z, बोल दो कि ऐसे इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट x इज अ पॉजिटिव डिवाइजर। डिवाइजर को हिंदी में भाजक कहते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करता हो, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 10। 10 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनका कलेक्शन है ये S। ठीक है, सेट को लिखने का ये टेबुलर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो इस साइड में एलिमेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट है, और इस साइड में प्रॉपर्टी है जिसे वो एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला हो गया टेबुलर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं कॉमा से सेपरेट करके। ये वाला फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ जनरल आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ उसकी प्रॉपर्टी लिख दी जाती है। ठीक है, समझ गए आप? इन्हें मिटा दूं, रब कर दूं, लिख लो आप लोग। बच्चा कुछ कह रहा है सर, सेट बिल्डर को कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, सेट बिल्डर को कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। चलो बढ़िया है, ऐसी जानकारी देते रहो आप लोग, है ना? थैंक यू। सेट बिल्डर को कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। मिटा दूं बच्चों? यस सर। अब देखो मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा ये सेट किसे कहते हैं और सेट के बहुत बेसिक चीज़ों को बताकर। मैं सीधे सीधे थोड़ा थोड़ा बताकर बेसिक अपने पॉइंट पर आता हूं जहां से बेसिकली हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे मैं आता हूं। देखो सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट का सबसेट, उसे हम लोग क्या समझते हैं? लेट S be a
सेट। एस अगर कोई सेट है तो उसके पास कुछ एलिमेंट होंगे। अनदर सेट, अ सेट T इज सेड टू बी, अच्छा सेट, सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहा जाता है, तो सबसेट को हिंदी में कहा जाता है उपसमुच्चय। सो लेट एस बी अ सेट टी इज सेड टू बी, टी सेड टू बी अ सबसेट ऑफ एस if every element of T is an element of S। ठीक है, T को S का सबसेट कहा जाता है अगर T के सभी एलिमेंट्स S के भी एलिमेंट हों। ठीक है, T के सभी एलिमेंट्स S के भी एलिमेंट्स हों तो ये कहलाता है सबसेट ऑफ अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय T इज सबसेट ऑफ S। T इज सबसेट ऑफ, ये ऐसे बना दो और नीचे एक लाइन लगा दो, T इज सबसेट ऑफ S। तो ये सबसेट का नोटेशन है। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर आप सिंबल में बात करो, और सिंबल अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एलिमेंट है, मतलब इस टाइप का नाम आप लोगों ने सुना है, ए बिलोंग्स टू एस, इस सिंबल का नाम जानते हो? ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, नहीं जानते हो, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये एलिमेंट है, ये बेसिक सिंबल आप जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सिंबॉलिकली T is subset of S if X belongs to T implies X belongs to S। ठीक है, X अगर T का एलिमेंट होगा तो ये इम्प्लाई करे कि X S का एलिमेंट है। T के सारे एलिमेंट्स, तो T का कोई जनरल एलिमेंट X लिया, वो जनरल एलिमेंट X अगर S के अंदर भी आ गया मतलब T के सारे एलिमेंट्स S के अंदर हैं। T का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर S के अंदर है, इसका मतलब T के सारे एलिमेंट्स S के अंदर हैं और T S का सबसेट है। तो सिंबॉलिकली T सबसेट ऑफ S को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। वेयर, अगर आपको नहीं पता हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि वेयर A बिलोंग्स टू S मीन्स A इज एन एलिमेंट ऑफ S। A एलिमेंट है S का। A डज नॉट बिलोंग टू S, अगर A इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है A does not belongs to S। A is not an element of S। A does not belong to S और A is not an element of S। तो अगर आपको ये सिंबल नहीं पता हो तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, बाकी नॉर्मली आपको पता होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट का। एग्जाम्पल देख सकते हो, बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो मैंने एक सेट लिया S इक्वल्स टू वो सभी X बिलोंग्स टू R सच दैट X स्क्वायर इज लेस देन 1। S मैंने ये ले लिया, T मैंने ले लिया, वो सभी X बिलोंग्स टू R जिसके लिए X क्यूब इज लेस देन 1। X क्यूब इज लेस देन 1। ठीक है, X क्यूब इज लेस देन 1। तो आप मुझे बताओ कि कौन किसका सबसेट है? इज S इज सबसेट ऑफ T और इज T सबसेट ऑफ S? या अगर आप ऐसे लिख लो देन पहला
S इज सबसेट ऑफ T, दूसरा T इज सबसेट ऑफ S, तीसरा S इज इक्वल टू T, और चौथा नन ऑफ दिस। मैंने दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, दोनों सेट मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, या जैसा कि चंद्रेश ने बताया कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए हैं। तो कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, मतलब 4th कोई नहीं बोल रहा। वेरी गुड। अच्छा 4th भी बोला किसी ने, मतलब किसी भी ऑप्शन को आपने नहीं छोड़ा। नो सर, T इज सबसेट ऑफ S। ओके, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कौन किसका सबसेट है। पहले मैं मिटा दूं इसे। हाँ बच्चों, ऊपर वाली जो थ्योरी है मैं उसे मिटा दूं। नन ऑफ दिस, वेरी गुड। ऊपर वाले पार्ट को मिटा दूं ताकि मैं भी कुछ बताऊं आप लोगों को। यस, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। S इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 1। तो बताओ कौन से ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 से छोटा होता है? कौन से ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 1 से छोटा होता है? आप बता सकते हो। x जब -1 से 1 के बीच में होगा, इस नोटेशन को आप लोग जानते हो, ओपन इंटरवल कहलाता है। बाकी हम लोग इसी टॉपिक में इसे डिस्कस करेंगे इंटरवल के टाइम पर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। बट जाहिर सी बात है कि एग्जाम्पल्स के टाइम पर मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता। अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई बताओ s बराबर 1 2 3 है और t बराबर 1 2 3 4 है, तो s t का सबसेट है कि नहीं है, तो आप कहते कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। आप कह सकते हो कि ये क्या बात हुई, ये तो हम लोग आंख बंद करके नींद में बता सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ ऐसी बताया करो जो जिनमें आंख बंद करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने s इज इक्वल टू ये सेट लिया तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि x स्क्वायर लेस देन 1 इम्प्लाइज x लेस देन 1। ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। x स्क्वायर लेस देन 1 इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन -1 to 1, क्योंकि अगर आपने x लेस देन 1 किया तो लेस देन 1 में तो -5 भी आता है, लेकिन -5 का स्क्वायर तो 1 से छोटा नहीं होता। समझ गए। तो इसीलिए जब तक x -1 से 1 के बीच में है तभी तक x स्क्वायर 1 से छोटा है। बाकी फंक्शन के टाइम पर जब हम लोग साइन स्कीम पढ़ेंगे, जब हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, तब हम लोग इसका फॉर्मल आंसर बता पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि भाई या तो आपको पता होगा, नहीं तो हम लोग फंक्शन में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। समझ गए, क्लियर है। बाकी आप ये तो सोच ही सकते हो कि अगर आपने x लेस देन 1 छोड़ दिया तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और नेगेटिव रियल नंबर्स में -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है जो बड़ा है 1 से, -3 का स्क्वायर 9 होता है, बड़ा है 1 से, ठीक है। इवन -1 का स्क्वायर 1 होता है जो 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तब भी से सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों ने ओपन इंटरवल -1 से 1 लिया। अब रही बात t इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x क्यूब इज लेस देन 1। अगर आपने x क्यूब इज लेस देन 1 किया, x क्यूब इज लेस देन 1 किया, तो इसका मतलब ये हो गया x इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू -∞ to 1।
क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, स्क्वायर की तरफ पॉजिटिव नहीं हो जाता। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए अगर x -5 भी लेते हो तो उसका क्यूब भी -125 <1 ही रहेगा। कुछ भी नेगेटिव लोगे क्यूब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है, तो सारे नेगेटिव रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आप खुद ही बता सकते हो, जैसे ही आपने इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज किया, अब आप खुद ही बता सकते हो कि कौन किसका सबसेट है। सो हियर S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1 to 1, T इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ to 1। Therefore, कौन किसका सबसेट है? S is subset of T, and answer is first one. S is subset of T. अच्छा, सारे बच्चों ने 1 1 1 कर दिया, वेरी गुड, बहुत क्विक लर्नर हो आप लोग। चलो, तो नीचे वाले पार्ट को मिटा देता हूं। तो ये होता है सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सबसेट का। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई बच्चा? एस की टेबुलर फॉर्म कैसे आई? देखो, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ एस की टेबुलर फॉर्म कैसे आई। ठीक है, एक तरीका क्या है कि अगर आपके पास y बराबर x² का ग्राफ हो, तो ये होता है y इक्वल्स टू x²। ये मान लो अगर आपका 1 हो गया, आपको तो ऐसा चाहिए x, 0 से छोटा तो x² कभी होता नहीं है। तो अगर आपको 1 से छोटा चाहिए x, तो आप 1 पे y बराबर 1 पे एक लाइन बना दो। ठीक है, y बराबर 1 पे लाइन बना दो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 पे 1 होगा, और इस साइड में 1 पे 1 होगा। और देखो, ये x है तो ये y बराबर x² है, y वाला ये है, आप जानते हो ग्राफ, ये y वाला है x²। अब बताओ, अगर आपका y यहाँ पर है तो मतलब x² इज इक्वल टू 1। अगर y यहाँ पर है तो x² ग्रेटर देन 1। अगर y यहाँ पर है तो x² लेस देन 1। ऐसा ही होता है ना। अब देखो, y² लेस देन 1 मतलब y की वैल्यू ये वाला है, ये वाला पार्ट है y के लिए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? इस वाले पार्ट के लिए में -1 से शुरू होकर इस साइड में, फिर 0 पे, फिर यहाँ से लेकर 1 तक। तो आप देख रहे हो ना, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तभी y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ये ग्राफ से आप समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर x² लेस देन 1 है, ये फर्स्ट तरीका है समझने का, x² लेस देन 1 है, तो आप कह सकते हो कि x² -1 लेस देन 0, x² -1 लेस देन 0। a² -b² वाले फॉर्मूले से आप इसे लिख सकते हो x -1 इंटू x प्लस 1 इज लेस देन 0, x -1 इंटू x प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इस तरह से जब इनइक्वलिटी बन जाती है, तो हम लोग अब सोचते हैं कौन से ऐसे x हैं जिनके लिए ये बातें ट्रू होंगी, जिनके लिए x -1 इंटू x प्लस 1 0 से छोटा होगा। तो हम लोग उस x को फाइंड करने के लिए हम लोग पूरे रियल नंबर को उठा लेते हैं। भाई, जो भी x होगा वो रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर लाइन पे हम लोगों ने उसे उठा लिया, -1 पे और 1 पे इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है। ठीक है, अब सोचो, अगर आपके x की वैल्यू, अगर आपने जो x लिया वो यहाँ पर लिया, 1 के राइट में लिया, अगर आपने x 1 के राइट में लिया, मतलब ये x 1 से बड़ा है। अब आप देखो श्रुति, अगर x 1 से बड़ा है तो x -1 पॉजिटिव है, x अगर 1 से बड़ा है तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव है। 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो उसमें एक और जोड़ दोगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव तो डेफिनेटली होगा। और जो x 1 से बड़ा है उसके लिए x -1 पॉजिटिव है। अब x -1 भी पॉजिटिव है, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जो भी x 1 से बड़ा होगा उनके लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा।
समझ में आई बात? हम लोगों ने 1 से बड़े सभी x को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उन सभी x के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली। कैसे? अगर x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, x अगर 1 से बड़ा है तो x प्लस 1 पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपका x माइनस 1 से 1 के बीच में आपने उठाया, कोई भी उठा लिया, तो ये x जो होगा 1 से छोटा है लेकिन माइनस 1 से बड़ा है। अगर ये x माइनस 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि x प्लस 1 पॉजिटिव होगा। x अगर माइनस 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, इसको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 पॉजिटिव हो गया ना। तो x अगर माइनस 1 से बड़ा है तो x प्लस 1 पॉजिटिव है, x अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब x माइनस 1 नेगेटिव है, x माइनस 1 नेगेटिव है, x प्लस 1 पॉजिटिव है, तो एक टर्म नेगेटिव और दूसरा टर्म पॉजिटिव, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। और जब आपका x इस तीसरे रीजन में पहुंचेगा, जब आपका x माइनस 1 से छोटा होगा, तो x अगर माइनस 1 से छोटा है तो इसका मतलब कि x प्लस 1 भी लेस देन 0 है, और जो माइनस 1 से छोटा है वो 1 से छोटा तो होना ही होना है। तो इसी कारण से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसी कारण से आप पूरे रियल नंबर सिस्टम में देखो, पूरे रियल नंबर लाइन पर देखो, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव किन x के लिए मिल रही है? उन x के लिए जो माइनस 1 और 1 के बीच में होते हैं। आई बात समझ में? वो x जो माइनस 1 से 1 के बीच में होते हैं, सिर्फ उन्हीं रियल नंबर्स के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए इसे सेटिस्फाई करने वाले x कौन से होंगे? जो माइनस 1 और 1 के बीच में होंगे। बात समझ में आई श्रुति? अच्छा, चलो टी वाला ही बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझ गए ना अच्छी तरीके से। और तीसरा जो मेथड मैंने बताया था वो इंट्यूशन का मेथड था। वो इंट्यूशन का मेथड होता है कि जिसमें आपको अंदर से आवाज़ आती है कि भाई यही होना चाहिए, आप उसको वेरीफाई करने के लिए चेक करते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि x स्क्वायर 1 से छोटा है, तो x तो 1 से छोटा, तो पॉजिटिव में तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव में x 1 से बड़ा हुआ तो x स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा। रही बात नेगेटिव की, तो नेगेटिव में जब तक आपका x माइनस 1 से बड़ा है तब तक तो x स्क्वायर 1 से छोटा होगा, लेकिन जैसे ही माइनस 2 भी हो गया तो उसका स्क्वायर 4 1 से बड़ा हो जाएगा, माइनस 3 भी हो गया तो स्क्वायर 9 1 से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब माइनस 1 तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं करना पड़ा। इस कॉन्सेप्ट में आपने इंट्यूशन यूज किया, अंदर की आवाज़ को सुना और समझा और आपने बताया। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। आई बात समझ में? रही बात एक्स क्यूब की, टी वाले की, क्या लास्ट m, क्या समझ में नहीं आया आपके? ये वाला समझ में नहीं आया? लास्ट में समझ में नहीं आया? साइन स्कीम समझ में नहीं आया बच्चे? किसके समझ में नहीं आया? प्रद्युम्न, आपके समझ में नहीं आया? ओके, क्या समझ में नहीं आया प्रद्युम्न? क्या समझ में नहीं आया? लास्ट लाइन का नोटेशन देखो,
यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। मतलब आपको ऐसे रियल नंबर्स बताने हैं, ऐसे रियल नंबर्स ढूंढने हैं, x ढूंढने हैं जिनके लिए इस LHS की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। तो रियल नंबर्स आप कहाँ ढूंढोगे? रियल नंबर्स आप रियल नंबर लाइन पर ढूंढोगे। आपने रियल नंबर लाइन बना दी, उस रियल नंबर लाइन पे सबसे पहले देखो कि 0 कहाँ कहाँ पे है, 0 को आप डिनोट कर दो। तो देखो जब x बराबर -1 होगा तो x प्लस 1 0 होगा, और एक टर्म 0 हो गया तो प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो पहली बार 0 -1 पे मिलेगा, और 0 कब मिलेगा? जब x बराबर 1 होगा। x बराबर जब 1 होगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। ये बात आप समझ गए? समझ गया बच्चा? प्रद्युम्न समझ गए आप? एक -1 पे एक 1 पे, दो जगहों पे 0 होगा। इन दोनों पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि 0 जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की, कहो कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कनेक्टिंग पॉइंट है। तो इसीलिए हम लोग 0 ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0 है। उसी के इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। एक बार 0 फाइंड कर लिया, उस 0 फाइंड करने पे मतलब किन किन पॉइंट्स पर 0 होगा वो फाइंड कर लिया। अब इन्होंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तीनों पार्ट को अलग अलग हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए? इस वाले पार्ट में जो x होगा वो कैसा होगा? इस वाले पार्ट में जो x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये आप जानते हो। नंबर लाइन में जो पॉइंट्स राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं, तो 1 की राइट में जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ये आप समझते हो? क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रद्युम्न की x अगर 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 0 से बड़ा होगा ना। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। x अगर 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 0 से बड़ा है। x अगर 1 से बड़ा है तो x प्लस 1, दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो x प्लस 1 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 से बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर 2 से बड़ा है वो भी 0 से बड़ा है। मानते हो? तो इस तरह से x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और x प्लस 1 भी पॉजिटिव है। कौन से x के लिए? उन x के लिए जो 1 से बड़े हैं। ये बात समझे आप कि इस साइड में जितने भी x हैं उन सभी x के लिए x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और x प्लस 1 भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जिस रीजन में ये 1 से बड़े x आएंगे उस रीजन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझे यहाँ तक? ओके। अब हम लोग सेकंड रीजन में आ जाते हैं। सेकंड रीजन में क्या है? सेकंड रीजन में x जो है वो -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। सेकेंड रीजन ये वाला x का हुआ, इसमें x -1 के राइट में है लेकिन 1 के लेफ्ट में है, इसीलिए -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब आप देखो इसे, x अगर एक पार्ट ये उठाया, x अगर 1 से छोटा है इसका मतलब x -1 नेगेटिव हुआ ना। दूसरा पार्ट उठाया, x अगर -1 से बड़ा है, इस -1 को इस साइड लेकर आ जाओ तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 0 से बड़ा हो गया। मतलब एक फैक्टर x प्लस 1 पॉजिटिव है और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। इसीलिए जो x -1 से 1 के बीच में होगा उनके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ गए? और तीसरा पार्ट देखो, जब x -1 से छोटा होगा, -1 के लेफ्ट में होगा। देखो अगर x -1 के लेफ्ट में है तो पहली बात कि x दो, इसको इधर लेकर आ जाओ तो x प्लस 1 लेस देन 0 है। -1 लेफ्ट में लेकर आ गए तो x प्लस 1 लेस देन 0 हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट ले लो, अगर x
-1 से छोटा है तो एक बार और -1 कर दो, दोनों तरफ 1 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x -1 इज लेस देन -2। अब जो एक्सप्रेशन -2 से छोटा है वो तो डेफिनेटली 0 से छोटा होगा, क्योंकि -2 0 से छोटा है। तो इसी कारण से x +1 भी नेगेटिव है, x -1 भी नेगेटिव है, और अगर दोनों फैक्टर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस रीजन में भी। इस तरह से पूरे रियल नंबर में ये वाला लेफ्ट हैंड साइड x -1 इंटू x +1 कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है हम लोगों ने पता कर लिया। अब जब सब कुछ पता कर लिया तो फाइनली हमें निकालना क्या है, सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट। तो सिर्फ लेस देन 0 वाला पार्ट निकालना है। तो सिर्फ लेस देन 0 किस रीजन में आपको दिख रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव दिख रहा है, इस रीजन में भी पॉजिटिव दिख रहा है। नेगेटिव तो आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है ना, और नेगेटिव सिर्फ इस रीजन में दिख रहा है। कौन सा रीजन है, x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। x² लेस देन 1 को सॉल्व करते हुए हम लोग पहुंच गए x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। x लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल -1 एंड 1। समझ गए, वेरी गुड। ग्राफ वाला नहीं समझे, अच्छा x³ बता दूं, अच्छा तो ये पहले समझ गए, मिटा दूं इन्हें तभी तो अगला बता पाऊंगा। हाँ बच्चों, डन सर, मिटा दूं, वेरी गुड। क्योंकि ये तो वही जो नीचे लिखा है ऊपर, तो उसी को रिपीट किया है बस। अब रही बात आपके x³ की। x³ को अगर आप ग्राफ से देखोगे तो x³ का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यह है y = x³। ये आपका x है, ये आपका x³ है। ये आपने 1 पॉइंट ले लिया जिसके नीचे आपको रखना है x³ को लेस देन 1 रखना है। आप देखो 1 से नीचे ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा ही जो y है, ये y का जो मतलब y एक्सिस का जो पूरा ही लेफ्ट हैंड साइड है, ये आप देख सकते हो ये पूरा ही x एक्सिस के नीचे है। मतलब x एक्सिस के नीचे होने का मतलब इस लाइन के नीचे तो है ही, ये तो y = 1 वाली लाइन है। तो ये पूरा ही साइड जो है ये 1 से छोटा है, नेगेटिव है। तो 0 से लेफ्ट साइड का पूरा रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x³ लेस देन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इधर का पूरा रीजन सेटिस्फाई करेगा। देख सकते हो ग्राफ ही x एक्सिस के नीचे आ गया, और x एक्सिस के नीचे आएगा मतलब 0, y = 0 के नीचे आ गया। अब जो y = 0 के नीचे है वो y = 1 के नीचे तो आएगा ही आएगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रही बात इस साइड में, तो पॉजिटिव साइड में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो y = 1 मीन्स x = 1। 1 का क्यूब रूट रियल लाइन पर तो 1 ही होता है, बाकी ओमेगा और ओमेगा² रियल लाइन पर तो दिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर भी 1 देखो, तो देखो 0 से 1 तक के रीजन में जो y 1 से नीचे है, 1 के बाद तो इस साइड बढ़ोगे तब तो y 1 के ऊपर चला गया। तो इसीलिए आप ग्राफ से देख सकते हो तो पॉजिटिव साइड में आपको दिखेगा 0 से लेकर 1 तक का रीजन, और दोनों को कंबाइन कर दो तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक का रीजन। आप ग्राफ से ऐसे देख सकते हो। ठीक है, आप ग्राफ से ऐसे देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से क्यूब वाले को सॉल्व करना चाहो, अगर आप इस तरीके से क्यूब वाले को सॉल्व करना चाहो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको फंक्शन में ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ। x³ -1 लेस देन 0, x -1 इंटू x² प्लस x + 1 लेस देन 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x -1 लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x² प्लस x + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
ये आप या तो कल शायद ओंकार सर आपको ये बात बता दें, क्योंकि आज मैंने देखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बता रहे थे, तो कल आपको शायद ये बता दें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और जिसका डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिन्हें उन्होंने कैपिटल डी लिखा था वो अगर नेगेटिव हो तो वो एक्सप्रेशन हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होता है। या फिर अगर आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। x को 2 इंटू 1/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट होकर 1 ही हो जाएगा, और 1 को 1/4 प्लस 3/4 कर दिया तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और किसी भी रियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इस कारण से ये एक्सप्रेशन हमेशा 3/4 से बड़ा होगा, और जो 3/4 से बड़ा होगा वो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा हमेशा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला हमेशा 0 से बड़ा है, इसीलिए अगर ये नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए ये पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होगा जब ये फैक्टर नेगेटिव होगा। और x माइनस 1 लेस देन 0 का मतलब हुआ x लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो आप एनालिटिकली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और जो फेवरेट है इंट्यूशन से, जो अंदर से आवाज़ आती है कि यही होना चाहिए, उस तरीके से तो आप जब चाहो तब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई आपके? क्यू वाला समझे, टी वाला बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो अब आप लोग अगर इसे लिख लो तो मैं मिटा दूं इन्हें। नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड, पूरा ही मिटा दूं ना? अच्छा, तो ये तो आपने देखा एग्जाम्पल कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब देख लिया, समझ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग सबसेट को डिफाइन तो कर लिया, सबसेट को काउंट करने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं पहले एक बार। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। वेल डिफाइंड सेट होता है एम्प्टी सेट या नल सेट। ऐसा सेट एम्प्टी सेट कहलाता है जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा सेट एम्प्टी सेट कहलाता है जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, इसे हम लोग और वाइड सेट भी कहते हैं।